हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी। क्यों, घर पे मेहमान है हुए? क्यों? कुल मिला के जो जो ऑनेस्ट है वो उसके हिसाब से बिहेव करो ना। अपने अपनी इच्छा से कर लो जो जो ऑनेस्ट है, और जिनको लग रहा है गड़बड़ है तो अपने हिसाब से कर लो। लेकिन जो टीचर से झूठ मारेगा इसका मतलब वो फंसेगा अपनी अगली आने वाली लाइफ में। अब अपने हिसाब से देख लो, मेरे को बिना बोले ऑन ऑफ कर लो जैसा जिसका मन करे, लेकिन झूठ मत मारना, जो भी झूठ मारेगा वो फंसेगा। उसको भगवान पाप देगा। समझ गए क्या कह रहा हूँ? एक तो मम्मी पापा से कभी लाइफ में झूठ नहीं मारना, एक टीचर से कभी झूठ नहीं मारना। टीचर से कभी कभी चल सकता है, मम्मी पापा से कभी भी नहीं चलता। वहां महापाप लगता है। नहीं नहीं, फिर वो हम फिर वो बाद में मारते भी हैं। हम हम तो मारते नहीं आजकल, लेकिन वो मारते भी हैं इसलिए पार्थ की तो मजबूरी है कि वो झूठ नहीं मार सकता। मम्मी के सामने हर बच्चा ओरिजिनल होता है ना। हम्म। हम्म। अपनी मम्मी को तुम शरेआम बदनाम कर रहे हो, जो कि मुझे सबसे बड़ा झूठ लग रहा है ये। हाँ। हाँ, ये भी ठीक है। तो भाई आज का टारगेट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आज आरपीस 1 और 2 को हम फोकस भी करेंगे अपनी क्लास के अंदर। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रखे थे, वो रिलेवेंट थे ही नहीं थेरी से, तो मैंने उनका जवाब नहीं दिया। आज आरपीएस 1 और 2 का 100% मटेरियल हो जाएगा, फिर क्वेश्चन की रिलेवेंसी भी बन जाएगी। ठीक है ना? फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मीन एनर्जी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे जो बच्चे ने पूछा था ना, वो था स्टेबिलिटी की बात। और मैंने साफ सी बात कही थी, किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग जितनी एनर्जी रिलीज करवा दोगे, किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग जितनी एनर्जी रिलीज करवा दोगे, तो जो रिलीज कर रहा है वो उतना स्टेबल 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 होता चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है तो। मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम किस पे डिपेंड कर रही है? कि आपने कितनी एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीज कर दी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो अभी मैं सबसे पहले सब्लिमेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन, अभी अभी इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। अभिनव सर इसी पे बेस्ड है। क्लियर ना? इसको कंप्लीट करूं मैं, वो मेरे बिना कराई हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको इसको पूरा करता हूं ना मैं इन पांचों को। तो अगले पेज पे चल रहा हूं। बॉन्ड, सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और आपका टारगेट है आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और कल भी मैंने बताया था, किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट अगर आप वेपर स्टेट में चेंज कर रहे हो, तो आपके पास सोडियम है, ये ओरिजिनली सॉलिड फॉर्म में होता है। सोडियम मेटल है, जनरली मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर ना? अब जब आपने इसको हीट दी, तो ये Na गैस में बदल गया, और ये पूरा के पूरा प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब समझ में आया? हाँ जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, आप चाहते हो आयोनिक कंपाउंड स्टेबल बनने के लिए, आप चाहते हो किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। आप चाहते हो किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अरे भाई, ये तो ऐसा स्टेप है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे बता पाएंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में आप क्या सोचते हो? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इस वाली एनर्जी को कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? क्या सोचते हो? क्लियर है? सो इट शुड बी लो। ये वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मुझे जवाब देने की नीड नहीं है, आपको पता है।
बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक, और हर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस जितना ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन 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 करता जाएगा सिस्टम, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो अनस्टेबल होएगा बजाय स्टेबल होने के। अगर आप मेरे को समझ पा रहे हो तो इट शुड बी लेस। अगर मैं कंपेयर करवाऊं, यहां एक ए सॉलिड है, यहां एक बी सॉलिड है, यहां एक सी सॉलिड है, ये अपनी अपनी वेपर स्टेट में, गैस स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके चले गए, ये अपनी अपनी वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके चले गए। एक ने 50 किलोजूल एनर्जी एब्जॉर्ब की पर मोल, एक ने एनर्जी एब्जॉर्ब की 150 किलोजूल पर मोल, एक ने एनर्जी एब्जॉर्ब की प्लस 200 किलोजूल। तो कोई बच्चा बता पाएगा व्हाट शुड बी द order, what should be the favorable, what should be the most favorable element to make the ionic bond? सबसे बेस्ट वाला A is best, हाँ जी, A is best, best मतलब best, A is best to form the to make the ionic bond. ionic bond बनाने के लिए A सबसे बेस्ट वाला एलिमेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो A सबसे बेस्ट, देन B, देन C। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू क्या चाहिए? कम होना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं सेकंड फैक्टर उठा लूं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो भाई। लो जी, सेकंड आपके पास है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, तो मैं अभी सिर्फ सिंबल्स यूज कर रहा हूं, एग्जैक्ट 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में वो काम की भी नहीं है। यहां Na लिखा जो हमने गैस बनाया था, Na लिखा जो हमने गैस बनाया था, इसके नीचे आइसोलेटेड लिख दिया क्योंकि डेफिनेशन के लिए मस्ट है। इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए आप न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, सो अगेन इट इज एंडोथर्मिक, अगेन इट इज एंडोथर्मिक। तो आप अगर मेरी बात को सुन पा रहे हो तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो आप अपनी ओपिनियन दो, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी should be low, should be less to make the stable ionic bond। अगर आप स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू भी कम ही होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए। अगर आप स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंडोथर्मिक है, वो भी कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक है, इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। अगर आप कहो तो मैं अगले पेज पे चलूं। लो जी, अब आपके पास लिथियम, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम तो चलो यूज ही नहीं करेंगे हम लोग। आपको पता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स? लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब इसीलिए आपके पास रेफरेंसेज है, आपके पास रेफरेंसेज है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब आपके पास रेफरेंसेज हैं, तो लिथियम का लिथियम प्लस बनना है, आपको पता है फर्स्ट वालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, सबका प्लस प्लस बनना है, लेकिन आयोनाइजेशन इसको यूज नहीं करेंगे, चलो लिख दिया फिर भी, क्लियर। तो अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाओ कि लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस, फ्रेंशियम प्लस, तो जिसका सबसे ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन होएगा, मोस्ट फेवरेबल कौन सा एलिमेंट होएगा? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम। और अगर हम इस फ्रेंशियम को यहां से उड़ा दें तो अब कौन होएगा? सीजियम। तो मुझे कुल मिला के बोलना पड़ता है कि अगर मुझे आयनिक बॉन्ड को इजीली फॉर्म करना है, स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना है, स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक बॉन्ड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एवरी एंडोथर्मिक प्रोसेस का कम होना, एवरी एंडोथर्मिक प्रोसेस का कम होना आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को फेवर करेगा। तो मोस्ट फेवरेबल, ये तो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। दैट्स वाई लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर टू मेक द स्टेबल आयोनिक बॉन्ड हुआ। अगर आप बात को समझ पाए तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया पहले वाला। पीरियोडिक टेबल से कॉपी मारा इसको मैंने, और ये मैंने कॉपी मारा कहां से? कल वाली बात से कि जिस भी एंडोथर्मिक की प्रोसेस की बात करोगे, जिस भी एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करोगे, जहां जहां एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करोगे उसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल और नोट करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता है। आपको पता है इनके +2 बनते हैं। ये सेकेंडरी के एलिमेंट्स हैं, आपने याद करने की कोशिश भी की थी पहले। क्लियर? और आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। अब जल्दी से आप ही बता दो E2 फॉर्म आयनिक कंपाउंड क्या होएगा? ठीक है जी। बेरिलियम +2 का तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जान निकल जाएगी। कैल्शियम मैग्नीशियम का थोड़ा सा इजी निकलेगा, स्ट्रोंशियम का थोड़ा और इजी निकलेगा, बेरियम का थोड़ा सा और इजीली निकलेगा, रेडियम का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और इजीली निकलेगा। क्यों भाई? तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होएगा, जितना आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होएगा, जितना आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होएगा, उतना आयोनिक बॉन्ड बनाना इजी हो जाएगा। क्योंकि अपने दिमाग से बोलना कि इसकी वैल्यू एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक शुड बी लेस। इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ू। चलो जी, नेक्स्ट टारगेट आपके पास 3rd नंबर है, जिसको आपने बोला हुआ है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को डिसोसिएट करने की एंथैल्पी। और इतना भी हमें पता है ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। ठीक है जी। अब हम समझ लें, यहां आपके पास मान लो कोई हेलोजन है, ये आपके पास हेलोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको 2 हेलोजन्स के एटम्स में बदलना है। तो आप अगर सिंबॉलिकली समझो तो ये आपने बॉन्ड ब्रेक किया, और किसी भी बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, किसी भी बॉन्ड को आप तोड़ोगे, तो वहां 101% एनर्जी नीडेड होगी। डेल्टा एच एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ रहे हो, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डेड रखा है उसको आप ब्रेक कर रहे हो, अगेंस्ट द न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स जा रहे हो। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बड़ा सिंपल सा, अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयनिक बॉन्ड का बनना उनके जस्ट रिवर्स में चलेगा। चलिए एग्जांपल देते हैं। ये AA, ये BB, ये CC, ये XX, ये YY, इनको इनके एटम्स में बदलना है, बॉन्ड डिसोसिएशन। इनको इनके एटम्स में बदलना है, बॉन्ड डिसोसिएशन। इनको इनके एटम्स में बदलना है, बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक हो गया। जब भी बॉन्ड डिसोसिएट करोगे 100% गारंटीड अपने दिमाग में लॉजिकली भी समझ के चलो कि आप
दो न्यूक्लियस के बीच में जो क्लाउड है उसको तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट ही एंडोथर्मिक होंगे। तो यहां +10 किलो जूल पर मोल एनर्जी की नीड हुई, यहां +30 किलो जूल पर मोल एनर्जी की नीड हुई, यहां +15 किलो जूल पर मोल एनर्जी की नीड हुई, यहां +80 किलो जूल पर मोल एनर्जी की नीड हुई, और इस जगह पे +5 किलो जूल पर मोल एनर्जी की नीड हुई। तो अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, ऑन द बिहाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, what should be the decreasing order of the stability of ionic bond? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले मोस्ट फेवरेबल कौन है? वाई? क्लियर हुई बात? तो अभी तक तो सिर्फ खर्चा चल रहा था, अभी तक तो सिर्फ एंडो चल रहा था, अभी तक तो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। अब लास्ट के फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेस में, लास्ट के फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि नॉन मेटल का गैसियस फॉर्म तो बन चुका है। इनके सबके आगे गैस लिख लेना, कोई ऑक्सीजन होएगा, कोई नाइट्रोजन होएगा, कोई फ्लोरीन होएगा, कोई क्लोरीन होएगा, सब अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे हमने उनके एटम्स बना लिए हैं। तो स्टार्ट की तीनों एनर्जीज एंडोथर्मिक है, इन सबका कलेक्टिवली लेस होना जरूरी है। कुल मिलाकर यहां पे एक टैग लग गया, इसकी वैल्यू भी आपके पास कम होनी चाहिए टू मेक द स्टेबल बॉन्ड, इसके पीछे वाले की भी वैल्यू कम होनी चाहिए टू मेक द स्टेबल बॉन्ड। ठीक है जी, ये भी कम होनी चाहिए, और इसके पीछे एक और था, उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए टू मेक द स्टेबल बॉन्ड। लिथियम कभी भी एक आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर नहीं करेगा, लिथियम कभी भी आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर नहीं करेगा एज कंपेयर टू सीजियम। बेरिलियम कभी भी आयनिक बॉन्ड के बनने को फेवर नहीं करेगा एज कंपेयर टू बेरियम Ba। तो जितना बड़ा एलिमेंट होएगा उतना उसका आयोनाइजेशन जी कम होएगा, दैट विल बी द फेवरेबल एलिमेंट टू मेक द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसके तुम एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी, आपको यह भी पता है कि कोई भी एक एलिमेंटल फॉर्म गैसियस, किसी भी एलिमेंट का एक गैसियस फॉर्म आपके पास पड़ा हुआ है इन आइसोलेटेड फॉर्म। सर ये आइसोलेटेड क्या होता है आप ही को पता है? नो इंटरेक्शंस विद सराउंडिंग्स, नो इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में कोई इंटरेक्शन जब ना हो। आपके पास एक सिस्टम में ना इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अगर आप देखो तो यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया था आपके पास, यहां मैं थोड़ा मिस कर गया इसको, ये इलेक्ट्रॉन, सोडियम जब सोडियम प्लस में बदला ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास, पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होएगा तो एक एनायन बनना है, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होएगा तो एक एनायन बनना है, और इस एनायन के लिए जो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, हम कह रहे हैं अगर रिलीज हो रही है तो शुड बी एक्सोथर्मिक। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ने में एनर्जी रिलीज हो रही है शुड बी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक शुड बी हाई। इसको मैं ऐसे लिख दूं, स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच इजी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना माइनस डेल्टा एच इजी होएगा एक्सोथर्मिक, या जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होएगा उतना आयनिक बॉन्ड का बनना इजी है, फेवरेबल है। जितना ज्यादा एनर्जी, अब तो मेरे ख्याल में 90% बच्चों के दिमाग में ये बात चली गई होगी, अगर किसी भी बच्चे ने स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए,
क्लियर ना? विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच इजी उसका नेगेटिव वैल्यू हाई होना चाहिए। आपको शायद याद हो कुछ वैल्यूज। फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो क्लोरीन ने क्लोराइड बनाने में एनर्जी रिलीज की, डेल्टा एच इजी इसकी -325 किलो जूल पर मोल। और ये वाला स्टोरी भी आपको सारी पता है कि ऐसा क्यों हुआ था, उस पर नहीं जाएंगे आज हम। तो इन दोनों में से मोस्ट फेवरेबल कौन है टू क्लोरीन? ठीक है जी। तो बी की टेंडेंसी ए से ज्यादा है टू मेक द स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। अगर आप स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हो, जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हो जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो ज्यादा होनी चाहिए और एंडोथर्मिक वैल्यू कम होनी चाहिए। या फिर सिंपल वे में बोल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, माइनस डेल्टा एच इजी डायरेक्टली टू ई ए, डायरेक्टली टू ईज टू फॉर्म एनायन, डायरेक्टली टू द ईज टू फॉर्म एनायन। जिसको जितना जल्दी एनायन बनाना हो उसका डेल्टा एच इजी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। कुल मिलाकर बैंक का डिपॉजिट अमाउंट कम और विड्रॉल ज्यादा होना चाहिए। और कहीं भी एक्सो तो उसको हाई बोल दो, कोई भी अगर एंडोथर्मिक हो तो उसको लेस बोल दो कंपेरेटिवली। जहां जहां कम है एंडोथर्मिक वहां स्टेबिलिटी फेवर हो रही है, जहां जहां एक्सो हायर है वहां स्टेबिलिटी फेवर हो रही है ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाए तो क्या मैं लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ स्टेप पे चलूं? लो जी, अभी तो फिलहाल आपके पास है क्या? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of 1 mole of 1 mole of ionic solid from gaseous cations and anions। और सबको पता है गैसियस कैटायंस एनायंस के बीच में ऑलवेज 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 अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगता है इन बिटवीन द कैटायन एनायन। और आपको एक नहीं कईयों बार बताया, कल भी बता कर गया, जहां जहां अट्रैक्शन फोर्स होएगा, जहां जहां अट्रैक्शन फोर्स होएगा, जहां जहां अट्रैक्शन फोर्स होएगा वहां वहां एनर्जी रिलीज होएगी। अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज होती है एक्सोथर्मिक है। तो यहां Na प्लस गैस लिखा, Cl माइनस गैस लिखा, इससे NaCl का सॉलिड बन गया। आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी, 4 ऑप्शन के अंदर 1 मोल इसको बनाना होगा, कैटायन एनायन गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। इस पूरे प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। और अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज 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 कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। अब इसी का एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते थे आप, कैल्शियम +2 गैस है, 2 फ्लोराइड है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इन्होंने CaF2 बना दिया सॉलिड। इस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं मुझे 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड चाहिए। अब कैटायन एनायन उसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मैटर नहीं है ना। तो आपने देखा ना, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम देयर, अगर आप इसको लंबा नहीं खींचना चाहते ना, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब वो कितने कैटायन लग रहे हैं, कितने एनायन लग रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा। CF2 में 1 कैटायन 2 एनायन लग रहे हैं। अगर आप AlF3 बनाना चाहते हो तो 1 कैटायन 3 एनायन लग रहे हैं। क्लियर ना? तो जितने कैटायन एनायन लगे वो मैटर नहीं है, हमें 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाना है
फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एनायंस कैटायंस इन गैसियस स्टेट। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उसका नाम आपने नेटवर्क एनर्जी, उसका नाम आपने लैटिस एनर्जी, लैटिस का मतलब समझ गए ना, लैटिस मैंने कल भी बताया था आपको, एक नेटवर्क बना लेना, एक जाल जैसा बना लेना। तो एक नेटवर्क बन गया NaCl 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 Na+Cl-। तो उस लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको आपने लैटिस एनर्जी। एक बात बताएं आपको, अगर इसके उल्टे चलें तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर ना? जैसे मैं इसको लिख रहा हूं NaCl सॉलिड, और ये वैसे ना थर्मोडायनेमिक्स है, जब चैप्टर हमारे एंड हो रहे होंगे ना तो वहां डेफिनेशन आएगी, लेवोजियर्स लो, लेवोजियर्स लो, ध्यान से सुनो। NaCl सॉलिड को Na प्लस गैस Cl माइनस गैस में बदल दिया गया है। तो अगर ये डेफिनेशन भी कहीं लिखी हो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ cations and anions from the 1 mole of ionic solid is also known as lattice enthalpy। लेकिन ये लैटिस एंथैल्पी हमारे काम की भी फिलहाल है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या क्या बनाकर आ रहे हैं, एनायन, हम क्या क्या बनाकर आ रहे हैं, किटाइन। तो हमारे लिए लैटिस एंथैल्पी की पहली डेफिनेशन ही यूजफुल है। कौन सी वाली? किटायन एनायन के कंबाइन होकर आयोनिक सॉलिड बनने वाली ही डेफिनेशन हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन इसका उल्टा, इसका अपोजिट आप बोल सकते हो, ये डेफिनेशन करेक्ट ही मानी जाएगी। इन पांचों फैक्टर को पढ़ने के बाद इन पांचों का सम नेट कैसा आना चाहिए, एक्सो या एंडो? एक्सो। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच लैटिस। इन सबका सम, इन सबका सम अगर एक्सो आ गया, कल भी बताया था, नेगेटिव आ गया, मीन स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। स्टार्ट के 3 का सम बाद के 2 के सम पर, बाद के 2 का सम स्टार्ट के 3 के सम पर, ऐसे बोल सकते हो, डोमिनेंट करना चाहिए। एक्सो, एक्सो का सम एंडो पर डोमिनेंट करना चाहिए, तभी एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है जी, तभी आप एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब उस 58 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखोगे, जब उस 58 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो इजीली अब आपसे वो सोल्व हो जाएगा। क्लियर ना? 58 नंबर पेज था ना शायद वो, मेरे पास अगर किसी, अरे सुन तो लो यार, जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हों उनमें से मान लो 70 बच्चे क्लास में बैठे हो तो 70 ही आंसर आते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल की, जबकि कैलकुलेशन तो एक ही होनी चाहिए। क्लियर? अब आ जाओ मेरे पास, मेरे पास सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन वो है 108.7। ठीक है, पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 21। NaCl का बनना हमने सीखना है, डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन किसका जी? NaCl। जैसे जैसे वो हमें गाइड कर रहा, लिखते जाए। पहली एनर्जी उसने 108.7 किलोजूल पर मोल लिख दी, नो प्रॉब्लम। क्लोरीन की डिसोसिएशन, मुझे एक Cl चाहिए कि 2 Cl चाहिए NaCl के बनने में? तो 225.9/2, क्योंकि आपने क्लोरीन मोलिक्यूल को 2 क्लोरीन एटम्स में बदला, तो इस पूरे की एनर्जी 225.9 है, जबकि मुझे तो एक क्लोरीन चाहिए। चलो जी,
बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद आयोनाइजेशन, वो है 4। मैंने थोड़ा सा डेटा इधर उधर लिख दिया, चेंज कर देते हैं। थर्ड वाले डेटा को 489.5 ऊपर से मैच कर जाएगा, 225.9/2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है भाई, 351.4। एक ही तो सीएल में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 351.4, उसने डेटा दिया 351.4, हम लिख देंगे माइनस में। उसके बाद वो कह रहा हीटो फॉर्मेशन, लो जी लेटिस एनर्जी अननोन हो गई है, और हीटो फॉर्मेशन उसने हमें मेंशन कर दी है। अब हीटो फॉर्मेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू 414.2 है। अब समझे क्या डेटा है अब ये, एंडो, हाँ जी, एंडो, हाँ जी, एंडो, हाँ जी। ये कौन है भाई, एक्सो, एग्जैक्टली ये कौन है, हीटो फॉर्मेशन। लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या इसकी कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर है उससे मैच नहीं कर रही, नहीं आ जाएगी, आती है, हमेशा ही आती है। नहीं नहीं, हीटो फॉर्मेशन था ना बच्चे वो तो। चलो, अब आपने थर्मो का भी एक क्वेश्चन कर लिया 21 नंबर, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो क्लियर है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये था कि आपके पास तीन एनर्जीज, अब सोचो ना इसका आंसर क्या आ रहा था, देखा आपने, -717 आ रहा है शायद ना, जो डेल्टा एच लेटिस, एग्जैक्ट बताना कितना है, 717.5। चलो, तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू भी एक्सो है, और हीटो फॉर्मेशन भी कैसा है, एक्सो है, और एक्सो होने का मतलब हो गया कि NaCl स्टेबल बन रहा है। और मैं आपसे एक नहीं, मेरे ख्याल में 25 बार तो बोल चुका हूं आज और कल में, इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल आयनिक बॉन्ड, अगर आप स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपका तीन एनर्जीज शुरू वाली हैं उनका सम डोमिनेंट नहीं करना चाहिए, बाद की दोनों एनर्जीज डोमिनेंट करनी चाहिए। तो सिंपल इसका क्वेश्चन भी तब करते हैं ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि लैटिस एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता नहीं है, वो चलो बाद की बातें उस चैप्टर में जाकर सीखेंगे। अभी मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ दिया, अब आपने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन 58 नंबर पेज पर है, 21 नंबर क्वेश्चन है, लेटिस एंथैल्पी निकालनी है, हीटो फॉर्मेशन 5 एनर्जीज का सम है, शुरू की 3 कम होनी चाहिए, बाद की 2 ज्यादा होनी चाहिए, एक्सो एक्सो शुड बी ग्रेटर देन एंडो, देन स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बात सुनो, जनरल बातें कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सक्सेसफुल होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर किसी को कीटायन बनाना हो तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो कि कम हो, कम हो। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलो एक काम करते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में हम चलते हैं, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक हो गया, यहां मेरे पास मेटल्स पड़े हुए हैं, यहां मेरे पास नॉन मेटल्स पड़े हुए हैं, और बीच में इक्का दुक्का मेरे पास कौन है, इस लेटर शेप में, अगर याद हो तो मेटलोइड्स हैं, ठीक है। और आप में से काफी बच्चों को शायद वो कॉन्सेप्ट्स याद हों, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हो, जिसने बोला था डिक्रीजेस उसको एक मुक्का मार दो, वो खुद ही मार ले तो ज्यादा अच्छा है। पापी लोग ऐसे क्या कर रहे हैं ये, इतना कुछ सीखने के बाद में एंड कहते डिक्रीजेस इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मेरे भाई, तब लेफ्ट से राइट जाने से मेटल नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन बढ़ते जा रहे हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन हटाना, नॉन मेटल है यार, डिफिकल्ट है। यही हालत आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मेटल्स का करेक्टरिस्टिक क्या है, केटाइंस बनाना, नॉन मेटल का करेक्टरिस्टिक क्या है, एनायन बनाना।
तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एनायन बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? साइज के बारे में बात करनी थी आपसे, साइज के बारे में अपनी ओपिनियन दो। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो ठीक हो गया, बात अगली भी तो करें, वही वही पुरानी बात नहीं करेंगे। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन बढ़ रही है। इसका मतलब जितना साइज स्मॉल होएगा एनायन बनेगा, और जितना साइज लार्ज होएगा उतना केटाइन इजिली बनेगा। मान लो इस सबको गोयामा ने रिवाइज करना है, सारे बच्चे सुनने वाले हैं। आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज को केटाइन आयन के साथ कनेक्ट करके, तो गोयामा जल्दी से रिवाइज करना, फटाफट रिवाइज करना इसको। और अगर आपको, अब मेरे 5 क्वेश्चन है उनका जवाब देना। अगर तुम एनायन बनाना चाहते हो इजीली, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा एनायन बनाने के लिए? प्रोडिक्टेबल नहीं की हो ना, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है। अब तो हमने किया हुआ है। और इधर वाले ये क्या बना रहे होते हैं? एनाइंस। और इधर वाले ये क्या बना रहे होते हैं? केटाइंस। चलो गोयामा से वापस रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, फिर पूछते हैं। गोयामा, इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल एनायन और इजीली एनायन, तो क्या करना चाहोगी? साइज छोटा चाहिए कि बड़ा? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चाहिए कि कम? सिंपल। अगर मैं गुरलीन से पूछ रहा हूं, गुरलीन, संधू मैम, ठीक है जी, अगर मुझे केटाइन इजिली बनाना है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ मेटल और एलिमेंट? लार्ज। व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी? व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सिंपल। क्या सभी को सदमा लग गया? क्यों भी गुरकीरत, गुरकीरत तक मेरी आवाज पहुंच गई? 36631। आवाज नहीं पहुंची? ओके। हाँ, बीच में कोई एक्सक्यूज मी बोल रहा था, एक्सक्यूज मी प्लीज। अनलॉक की पड़ी है मेरी मीटिंग तो। अरे बच्चे, अनलॉक है ये देखो, अब लॉक हुई है, और अभी अभी अनलॉक हो चुकी है। हाँ, कुछ रूल्स बना दिए होंगे ना, सिक्योरिटी रूल्स बना दिए होंगे। कई बैचेस में, हमारा बैच में अच्छा है कुछ हुआ नहीं, कई बैचेस में गड़बड़ होती है। कोई बाहर का बंदा एंटर कर लेता है, फिर कुछ इधर उधर की बात भी होती है ना। अभी 11वीं में 1-2 बैचेस में हुआ है, हमारे बैच में शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? जूता भी चाहिए ना हाथ में, ये जो जूता नहीं रखते उनके साथ हो जाता है ये। मैं जूता हमेशा हाथ में रखता हूँ, कोई आए तो सही एक बार, मोस्ट वेलकम करेंगे इसका। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होता है यार, तभी तो आर्मी वालों को लोग सल्यूट मारते हैं, ओनली ड्यू टू डिसिप्लिन। और वजह क्या है? हाँ जी, आगे बढ़े भाई। चलो जी, अब ना थोड़ा सा लेटिस एनर्जी पे और काम कर ले। अंशुल थोड़ी सी सीरियस सीरियस सी लग रही है, आज मम्मी ने पिटाई किया लगता है इसकी। चलो, हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो मैं बड़ा सिंपल वे में इसको बोलने वाला हूं, ठीक है ना, सिंपल ट्रिक से।
इसकी सिंपल ट्रिक क्या भाई, सुनो, आपने कभी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी पढ़ा हो, वर्क का फॉर्मूला, ठीक है, इज द स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है ये। हम्म, हाँ हाँ, वर्क स्केलर, और वैसे भी डॉट देखकर भी पता चल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है ये, स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा, कराया नहीं, मेरे को भी नहीं कराया, मेरे को भी मेरे टीचर ने कराया था 30 साल पहले। चलो, कुल मिला के स्केलर क्वांटिटी है, चलो अच्छी बात है। ओके, मतलब वेक्टर स्केलर अभी हुआ नहीं आपके यहाँ फिजिक्स में, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बताइए। लो जी, मुझे उससे वैसे फिलहाल कंसर्न भी नहीं था क्योंकि उससे हमारा काम बन भी नहीं रहा। डब्ल्यू एनर्जी वर्क है, इसको एनर्जी के फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ एनर्जी, ठीक है जी, एनर्जी। और ये जो एफ है इसको लिख लेते हैं के, Q1 Q2 अपॉन, अब आयनिक बॉन्ड बना रहे हो तो इस आर की जगह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख दी गई है, जो आर है ना, कैटायन एन के बीच की डिस्टेंस लिख दी गई है। अगर फिर भी ना पता चले तो ये लो जी, इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आर प्लस प्लस आर माइनस है। मैं नहीं चाहता था इतना कचरा करूं, सिंपल जो डिनोमिनेटर में आर होता है ना, अगर वो कैटायन अकेला होता तो उसकी रेडियस लिख देते, अगर एनायन अकेला होता तो उसकी रेडियस लिख देते। अब कैटायन एनायन के बीच की डिस्टेंस लिख दी गई है जिसको आप लोगों ने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला हुआ है, लेकिन स्क्वायर तो रह ही गया, स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और डी की जगह फिर वापस वही लिख दिया गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बच्चे अगर समझ पा रहे हैं तो मेरे पास लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और ये इसका डोमिनेंट फैक्टर है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के कैटायन एनायन की रेडियस के इनवर्स हो गई। जितना ज्यादा चार्ज होएगा, और वैसे भी कल पूछ ही रहा था मैं आपसे, अगर +1 - 1 हो, +2 - 2 हो, +3 - 3 हो, तो खुद अपने दिमाग से सोचो अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा लगेंगे। साफ है यार, मोर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, मोर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, मोर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स। और जितने अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे उनके साथ साथ में सारी की सारी लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रही है, और जितनी लैटिस एनर्जी बढ़ गई उतनी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि एक दो ही तो थे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस थे, सोच के देखो ना, तुम जो फोर्थ फैक्टर था ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां भी तुम रिस्क में जी रहे हो, लेकिन एक बहुत ज्यादा डोमिनेंसी शो कर रहा है लैटिस, जो ऑलवेज ही एक्सो होएगा, वही तो है जो तुम्हें बचा रहा है। सोच के देखो ना, पहला फैक्टर नहीं बचा पा रहा, दूसरा फैक्टर नहीं बचा पा रहा, तीसरा फैक्टर नहीं बचा पा रहा, चौथा फैक्टर यस नो में, मे और मे नोट में, वो एक्सो जगह एंड हो गया, मारे गए हम तो एक ही तो फैक्टर है, पांचवा नंबर कौन है, लैटिस एनर्जी, जो हमें एग्जैक्टली बचा पा रहा है, मतलब इट शुड बी मैक्सिमम एक्सो। तो जितनी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड बढ़ेगी अगर, तो उसके साथ उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एमपी अगर पता लगता है तुम्हें तो। और किसी का मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो साथ साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर लैटिस एनर्जी ने कई चीजें एक साथ डिसाइड कर डाली, लैटिस एनर्जी ने कई चीजें एक साथ डिसाइड कर दी। कौन कौन सी चीजें एक साथ डिसाइड कर दी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड भी डिसाइड कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट भी डिसाइड कर दिया। अब एक बात सुनो, अब बात सुनो, इसके ना एक दो एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कौन कितना स्मार्टली हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। जब चार्ज सेम हो तो रेडियस पे चले जाया करो, LIF NAF KF RBF CSF। बताओ जी, लेटिस एनर्जी हाईएस्ट किसकी है? लेटिस एनर्जी हाईएस्ट सबका, तुमने जल्दी जल्दी आंसर दे, क्योंकि नोबेल प्राइज लेना होता है, मिला तो है नहीं फिर भी।
अगर चार्ज सेम हो तो पहला फैक्टर नलीफाई हो गया। फिर डिनोमिनेटर में चलो, फिर डिनोमिनेटर में चलो, डिनोमिनेटर में जो फ्लोराइड 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 है वो सेम है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम हुई कि नहीं हुई? तो जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम है उसकी लैटिस एनर्जी, तुम तो नोबेल प्राइज के चक्कर में कुछ भी बोल गए। जल्दी आंसर देना टारगेट नहीं है, सोच समझ के आंसर देना टारगेट है। LIF, NAF, KF, RBF, CSF। BEO, MGO, CAO, SROBAO। What about lattice energy? इन दोनों का रीजन समझ में आया? पहले वाले में चार्ज सेम, तो ये फैक्टर नलीफाई हो गया। क्लियर? ये फैक्टर नलीफाई हो गया। दूसरे नंबर पे जाते जाते मुझे फ्लोराइड सेम सबके अंदर, ये फैक्टर भी नलीफाई हो गया। अब बचा कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। किटायन, किटायन कैसे हैं? डिफरेंट। तो जो जितना किटायन छोटा 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 होएगा, स्मॉल होएगा, जो किटायन जितना छोटा होएगा, स्मॉल होएगा, उसका लेटिस। अच्छा बात सुनो, कोई भी किटायन छोटा क्यों हुआ होगा, सोच के देखो। हाँ हाँ, वही 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 सोचो, जिसका न्यूक्लियर चार्ज इतना खतरनाक है उसने तो लैटिस एनर्जी बढ़ानी बढ़ानी थी। घूम फिर के आप वहीं आ जाओ, सारी कहानियां आकर ईएनसी पे खत्म हो जाएंगी। सारी कहानियां ईएनसी पे खत्म हो जाएंगी। तो लिथियम प्लस ने लैटिस एनर्जी को बढ़ाना ही बढ़ाना था। बोलो भाई। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें उठा रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। और मैं कह रहा हूं किसी भी कटायन एनायन से जो भी एनर्जीज एसोसिएट हो गई वो चार्ज के डायरेक्टली एनर्जी है बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं डोंट गो फॉर क्रैमिंग। मैं देखता हूं बच्चे क्रैमिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यूनिवर्सली। अरे क्या कर रहे हो भाई? सिंपल। अगर तुम्हें कोलंबिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, Q1 Q2 डायरेक्टली है, और डिवाइडेड बाय क्या है? फोर्स, फोर्स में आर स्क्वायर, और एनर्जी में आर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, फोर्स का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई एफ डॉट डी एनर्जी या वर्क है। तो कोई भी एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली होएगी, कोई भी एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली होएगी, और साइज के। सिंपल। अंशिता मोक्ष प्राप्ति कर गई लगता है ना, ये स्टिल हो गई है, ये स्टैच्यू बन गई है। तुम कहां खो 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 गई? मुझे लगा 5 स्टार चबा ली तुमने ना, और खो 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 गई। तो अंशिता रिवीजन कर रही है, लेटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओए, मैं पूछ रहा हूँ लेटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली। तो ये कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अंशिता, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं होता, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, फिर भी तुम ना सिर्फ ध्यान नहीं होने की वजह से, क्लियर, सारा के सारा ध्यान ध्यान में ही चला जाता है। हम्म। अंशिता बोलो, लेटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली चार्ज के और किसके इनवर्सली है? देखो साइज के। अब तो अंशिता जवाब नहीं दे पा रही, इसका मतलब इसका ध्यान कहाँ कहाँ घूम गया। ध्रुव, ध्रुव बोलेगा। ध्रुव जल्दी से बोल दे भाई, अंशिता को जवाब देना है। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साहिल बोलना बच्चा, इसको वापस बोलना ताकि अंशिता की अकल तक हमारी बात पहुंच जाए। तो अंशिता क्लास में नहीं रहती हो तुम ना, तुम फिजिकल अपीयरेंस के अलावा थोड़ा दिमाग की अपीयरेंस भी जरूरी है। क्या सोच रही थी सही सी बताना? तुम सब्जेक्ट तो नहीं सोच रही होगी, तभी तो गायब हो गया सब कुछ।
हाँ 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 हाँ, क्या क्या सोच रही थी इसके बारे में? तो इसको तो तुम्हें आस्था बता देगी। एल आई एफ, एन एफ, के एफ, आरबीएफ, सीजियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। आस्था ऐसे उठा लो, आस्था ऐसे उठा लो, ऐसे जैसे मैंने भी लिखा उसी टर्म में उठा लो। हाँ। फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्योंकि साइज लैटिस के साथ इन्वर्सली होता है। और हमेशा कभी बोलने को मिल जाए कि लैटिस एनर्जी में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, देन आंसर शुड बी चार्ज। चलो जी, इसी से जुड़ी हुई जब इसको डिसोल्व करते हो ना वाटर में, तो वहां एक हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट आता है। ये वापस पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर का नाम होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। ये फिर पढ़ने को मिलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर ना? हाइड्रेशन एनर्जी नाम से पता चल रहा होगा। जब ये भी थोड़े दिन पहले गर्मियां बहुत तेज तेज चल रही थी, तो पानी बहुत पीते थे हम लोग। तो जो पी लेते थे वो कहां चला जाता था? वो स्वेटिंग हो जाती थी, डिहाइड्रेशन। पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन, डी फॉर एलिमिनेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी का निकलना, और हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना। तो यहां मेरे पास एक कीटायन है, यहां मेरे पास एक एनायन है। जब मैंने इसको वोटर में रखा, तो वोटर का नेगेटिव पार्ट, वोटर का नेगेटिव पार्ट, मान लो आप किसी शादी में गए हो, आप अनएक्सपेक्टेड वहां कोई भी एक सिंगर आ जाए जिसको आप चाहते हो, मतलब आप जिसको आप जानते हो, जो आपका फेवरेट है, जिसके आप फैन हो, तो आप सब कुछ छोड़ के, खाना वाना छोड़ के उधर भाग लोगे। तो यही हुआ है। निखिल सदमे में लग रहा है। सुबह हो गई भाई। हम्म। ओ निखिल, मुक्का खाएगा तू? एम प्लस को पानी में डाल दिया है, तो किटायन ने वोटर ने किटायन को सराउंड किया। अब छोटा सा मुझे एक आइडिया दो, तुम 3 चैप्टर पढ़ चुके हो यार, अब तो आइडिया देना शुरू करो। इस किटायन को जब पानी घेरेगा, ओ नेगेटिव जब प्लस, हाँ ओ नेगेटिव जब प्लस के पास जाएगा, तो अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्शन लगेगा? तो क्या कोई बता सकता है अट्रैक्शन की एनर्जी माइनस होती है कि प्लस होती है? तो क्या मैं हाइड्रेशन एनर्जी को एक्सो लिख दूं, हेलाइड या फिर एक्स माइनस को? जब कोई भी वोटर का मोलिक्यूल सराउंड करेगा, क्लियर, तो एच एच वाला पार्ट उस साइड में चला जाएगा, एच एच वाला पार्ट, एच एच वाला पार्ट, क्योंकि एच पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये डेल्टा एच भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब मैं एक परफेक्ट सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, मैंने जानबूझ के आयन लिख दिया, दोनों कवर हो गए, किटायन भी कवर हो गया और एनायन भी कवर हो गया। पानी को बिहेवियर करना है आयन के अकॉर्डिंगली। अगर किटायन आया तो O उसके पास चला जाएगा, अगर किटायन आया तो O उसके पास चला जाएगा, अगर किटायन आया तो O उसके पास चला जाएगा। क्लियर? और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। और अगर एनायन आ गया, तो उसको सराउंड करने के लिए एच वाला साइड उस ओरिएंटेड हो जाएगा, एच वाला साइड ओरिएंटेड हो जाएगा, एच वाला साइड ओरिएंटेड हो जाएगा, एच वाला साइड ओरिएंटेड हो जाएगा। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, ये बाद की कहानी है। क्लियर ना? कुल मिलाकर
मैं जो बात आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं उसको समझो कि एनायन H वाली साइड से वोटर से सराउंड होएगा और किटायन O वाली साइड से वोटर से सराउंड होएगा, क्योंकि पानी के अंदर वो नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, इस पूरे प्रोसेस में जो कोई एनर्जी निकलती है उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। और गारंटी लिख के दे दो, ताल ठोक के बोल सकते हो क्या, कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कोई आपसे चैलेंज कर दे व्हाई इट इज, क्लियर? क्या हो गया गुरलीन? ओके। कभी भी कोई किटायन एनायन, कभी भी कोई किटायन एनायन, क्लियर ना? आप सोचो जो वीडियो ऑन होते ऑफ होते ना आपके, तो ये सारी हरकतें आप कर रहे होते हो। हम्म। कोई तो उठ के चला जाता है, आधे घंटे बाद आता है वापस। ओके, क्लास चल रही है, ओके बैठे हैं सर, वेरी गुड, पढ़ा ही रहे हो अभी तक है। तो जबकि अब तुम उठ के जा नहीं सकते, अब नहीं कहती यही तो मुसीबत है, उठ के जा नहीं सकते। हाँ भाई, तो चैलेंज के साथ सामने वाले को बोल सकते हो कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ऑलवेज 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 क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सो एक्सो एक्सोथर्मिक की होगी, क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी है। कीटायन का सराउंडेड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, एनायन इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर, वो H है। क्या एग्जैक्टली आप तक बात पहुंच गई है कि यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, कीटायन नेगेटिव पार्ट से, एनायन नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट से सराउंड हुआ। अब इसी को मैं थोड़ा सा और टर्म देता हूं, ध्यान से सुनना। सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ द आयोनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की सोल्यूबिलिटी, लिसन केयरफुली। ये आपके पास NaCl है, इसको मैंने वाटर में डाल दिया। जो Na प्लस है और Cl माइनस है, क्लियर? जो Na प्लस और Cl माइनस है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। ये जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको पता है ये बात। कीटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जनरली इसको हम लोग, क्लियर, सिंबलाइज करते हैं, इंडिकेट करते हैं थ्रू द लेटिस एनर्जी। अब एक छोटी सी बात सुनो भाई, जैसे ही NaCl को पानी में डाला तो Na को सराउंड किया O ने, O ने, O ने, ठीक है, और Cl को सराउंड किया H ने, H ने। मान लो दो लोग लड़ पड़े, एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा हुआ है शर्ट से, गले से पकड़ा हुआ है ऐसे, छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। अब आपको छुड़वाना है तो किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, आपकी या उन दोनों की? छुड़वाना है तो उन दोनों की पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्या कर रहा है यार बात, इसका हम लड़ाई भी नहीं देखी तूने आज तक कभी। कितना भोला सा आदमी है। अरे भाई, दो लोग लड़ रहे हैं, उनको छुड़वाना है तो ताकत उनकी ज्यादा होनी चाहिए कि तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए? तो वही कह रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकल भी सोच लो यार, मूवी तो देखी होगी कभी। वही वही सीधा सीधा सा जवाब दे, तो जो छुड़वा रहे हैं उनकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए ना। तो यहां Na और Cl के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। निखिल भाई, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज इट? Na प्लस Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलो अंशिता, हाँ ठीक है, एग्रीड। तुम्हारा माइक बंद करना पड़ेगा, मेरी कान में ना दर्द होने लग गया। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अंशिता, अगर तुम इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करना चाहती हो, इस लैटिस एनर्जी को कमजोर करना चाहती हो, तो डोमिनेंट किसको होना पड़ेगा, हाइड्रेशन को या नहीं? तो अनीश मित्तल साहब क्या सोच रहे हैं कि इफ यू वांट टू डिसोल्व द NaCl इन वाटर, व्हाट शुड बी ग्रेटर, लैटिस और हाइड्रेशन? क्या सोचते हो?
हाइड्रेशन। गुरकीरत क्या सोच रहा है? इफ यू वांट टू डिसोल्व द NaCl इन वाटर, व्हाट शुड बी हाई, लैटिस और हाइड्रेशन? दोनों गुरकीरत, दूसरा गुरकीरत भी हाइड्रेशन, ठीक है जी। और अर्शनूर क्या सोच रही है? व्हाट इज द हाइड्रेशन? वेरी गुड। तो अगर मुझे कंडीशन ऑफ सोल्यूबिलिटी चाहिए, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। आपने देखा ये इसको पकड़ के खींच रहे हैं, इनके बीच में ये एक फोर्स था, और रिजल्ट क्या हुआ? यहां हाइड्रेटेड कीटायन बन गया, और यहां हाइड्रेटेड एनायन बन गया। हाइड्रेटेड, जब आप पानी पीते हो ना नमक वाला, तो आप हाइड्रेटेड सोडियम प्लस और हाइड्रेटेड Cl माइनस पी रहे होते हो। जब आप नमक पानी में डाल के पी रहे होते हो ना, तो हाइड्रेटेड कीटायन हाइड्रेटेड एनायन आपकी बॉडी में जा रहे हैं, और उसी नमक वाले पानी को हीट करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू कर दो, पानी उड़ जाएगा, नमक वापस बच जाएगा। तो कीटायन एनायन के चारों तरफ वाटर था, वो हाइड्रेटेड कीटायन एनायन थे। हाइड्रेटेड, अगर आप वर्ड टू वर्ड बातों को सुन पा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी की फाइनल टर्म क्या हुई? आपके पास कंडीशन फॉर द सोल्यूबिलिटी क्या हुई? कंडीशन ऑफ द सोल्यूबिलिटी, तो जो 7-8 बच्चों ने मुझे जवाब दिया, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट कर गई लैटिस पर, लैटिस तो स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाइड्रेशन उनको दूर करने में रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी which is used which is used to dissolve the compound, and lattice energy is the energy which can stabilize the ionic compound। तो हमें उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करना है, तो वो कौन कर पाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। नमक को पानी में डाला, वाटर मॉलिक्यूल का ओ कीटायन को खींचने लग गया। अब आपके सामने एक ऐसा सीन बन रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, एक को खींच रहा है, दूसरा दूसरे को खींच रहा है। क्लियर ना? Na प्लस Cl माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na को दूर भगाना है, तो पानी का O उस तरफ आ गया, और Cl को दूर भगाना है उससे, तो वाटर का H प्लस आ गया। दोनों अगर डोमिनेंट कर गई हाइड्रेशन, तो घुल जाना उसने। अब सोचो ना, क्यों AgCl पानी में घुलता नहीं, क्यों बेरियम सल्फेट पानी में घुलता नहीं? कल परसों बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बनाया, यही तो वजह है कि उनकी लैटिस इतनी जबरदस्त है कि हाइड्रेशन डोमिनेंट हो ही नहीं पाती उस पर, घुलते नहीं है, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 11th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 11th का लूजर है वो आगे लूजर बन सकता है। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान रखो, 11th के लूजर बनना नहीं है हम लोगों ने। और 12th इसके कंपैरिजन में 10 गुना आसान है, ये समझ के चलना। तो अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करना है, तो हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन लैटिस। फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, बच्चे स्मार्ट हैं, कहते सर जो भी एनर्जीज है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रेशन एनर्जी, बच्चे कहते सर सारी एनर्जीज चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और सारी की सारी एनर्जीज कीटायन एनायन, वो तो लैटिस था ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेनी पड़ी है, तो कीटायन एनायन की इंडिविजुअली लोगे, वो कीटायन एनायन के रेडियस के इनवर्सली। और जो नहीं समझ पाए पीछे चले जाना। फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 न्यूमरेटर में, फोर्स में डिनोमिनेटर में कौन पड़ा होता है? रेडियस का स्क्वायर। तो अगर फोर्स को एनर्जी में बदलना है तो इंटू आर कर दो, तो डिनोमिनेटर में एनर्जी आते आते क्या बच गया? ओनली आर। तो ये तो कह रहा हूं मैं आपसे, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं तो कह रहा हूं कि यार रट्टा मारते कि ऑल एनर्जीज आर डायरेक्टली टू चार्ज एंड इनवर्सली टू डिस्टेंस, बात खत्म। क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, और एफ हमें पता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्यों भी तरनदीप कौर? चलो अच्छी बात है। लास्ट 1 और 2 मिनट्स है,
आरपीएस 1 एंड 2 अब आपके हवाले हो गई है। कल किसी भी हालत में आरपीएस 1 एंड 2 का हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लियर ना? इसके अलावा जो आपका बुक है, ठीक है, हे महान लोगों, जो आपके पास बुक है उसका फर्स्ट सेक्शन ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, उसके 13 क्वेश्चन है टोटल। 20 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगना चाहिए। जिस क्वेश्चन पे 1.5-2 मिनट लग रहे हो उसको वहीं रोक दो, वो मेरे हवाले कर देना। क्लियर ना? टोटल 13 क्वेश्चन, टाइम पीरियड 20 मिनट्स। और आरपीएस 1 एंड 2 में जितने भी क्वेश्चन है हाईएस्ट हाफ एन आवर। जो इससे ज्यादा फंसे उसको रोक लेना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। समझ गए तो ठीक है। अब एक छोटी सी बात और करनी थी आपसे फैक्टर अफेक्टिंग के बाद। लिसन केयरफुली। अभी मेरे पास वैसे टाइम तो खत्म ही हो गया है, आपका ब्रेक टाइम भी शुरू हो गया है। चलो ठीक है, फिर एक छोटी मोटी बात है कल आपसे डिस्कशन के ड्यूरिंग ले लेंगे कि अगर किसी का हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है ना तो उसका रेडियस बढ़ रहा है, और जिसका रेडियस बढ़ रहा है ना उसकी मोबिलिटी और कंडक्टिविटी कम हो रही है। अगर मेरे पास हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिथियम प्लस सोडियम प्लस रुबिडियम प्लस में पूछ ले, Na लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो। चार्ज तो सबका सेम पड़ा हुआ है, व्हाट अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी? तो व्हाट मीन ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, इस बात का मतलब क्या है? हाइड्रेशन मतलब उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे हैं। भाई किसी को अगर एक वाटर सराउंड करेगा उतनी एनर्जी निकलेगी, दो सराउंड करेंगे उतनी एनर्जी निकलेगी, चार सराउंड करेंगे और एनर्जी निकलेगी। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके अराउंड है? लिथियम प्लस के अराउंड है। क्लियर ना? तो अब इससे आगे फिर कल बात कर लूंगा, नहीं तो फिर आपका ब्रेक खराब होगी ना। मैं यहां बंद कर रहा हूं और आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आपके हवाले चले गए। यहां से शुरू हो रही है अभी, यहां ये 1 है, ये सेकंड है। और क्वेश्चन करने से पहले 3 बार राउंड घुमा लेना थ्योरी का, तब आप परफेक्टली काम कर पाओगे। सीधे क्वेश्चन उठा के बैठ गए तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी नहीं। 3 बार रिवीजन से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है सब कुछ। हाँ जी, 1 to 113 पहला सेक्शन। सिनॉप्सिस नहीं, बुक। हाँ, ऑब्जेक्टिव बुक। सिनॉप्सिस करेंगे बाद में करेंगे। चलो जी, ओके जी।